मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ राजवार्तिक के आधार से यहाँ अपनी बात चल रही है। इस संदर्भ में अपनी यहाँ चर्चा पहले अध्याय के अंतिम सूत्र के संदर्भ में चल रही थी। बहुत ही मार्मिक सूत्र है जिसमें विवेचन किया गया है नैगमादि 7 नयों का। नैगम संग्रह है, व्यवहार, विधिसूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत, ये 7 नए हैं। इन 7 नयों की चर्चा करते हुए पिछले क्रम तक, पिछले स्वाध्याय तक हम यहाँ नैगम नय के संदर्भ में ही कुछ चर्चा कर पाए थे। नैगम नय संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय होता है, जिसमें संकल्प के आधार पर जगत के पदार्थों को, भावी घटनाओं को, भूतकालीन परिस्थितियों को वर्तमान के समान ही प्रतिपादित किया जाता है, बतलाया जाता है। जो घटनाएं घटी नहीं हैं, जो काम हुए नहीं हैं, जो काम भविष्य में होने वाले हैं, उन कार्यों के संदर्भ में अभी ऐसा व्यवहार कर देना मानो काम हो गया हो, मानो यह कार्य हो चुका हो। ठीक है ना? तो इस तरह के ये प्रयोग हैं। हमने बहुत सारे प्रयोग यहाँ देखे थे। इन्होंने कुछ एक उदाहरण भी दिए। पृष्ठ का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण इन्होंने यहाँ प्रस्तुत कर दिया। और कौन जा रहा है, इस प्रश्न के उत्तर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं जा रहा हूँ, इतना एक सरल साधारण भाषा में किया गया प्रयोग है। कोई भी व्यक्ति जो नए के बारे में नहीं जानता हो, नैगम नय के बारे में नहीं जानता हो, और इतने सरल उदाहरण से उस बात को समझाया जाए तो वो बात आसानी से हृदय उतर जाती है। कौन जा रहा है? और बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि मैं रहा हूँ, तुम जा रहे हो कि तुम बैठे हो। ऐसे ही प्रयोग है। पौराणिक घटनाओं की दृष्टि से यदि बात की जाए, राजकुमार को राजा कह देना है, चावलों में योग्यता के आधार पर उन्हें भात संज्ञा कह देना, ये सब भावी संज्ञा ही है। कार्य होगा, बस उसके आधार पर ही तो कहा गया है ना। राजपुत्र को राजा कह देना, सेठ पुत्र को सेठ कह देना, और मुनिराज को राजा कहना भूत नैगम नय से। चक्रवर्ती भगवान को भरत चक्रवर्ती कह देना, भरत भगवान को। बाहुबली भगवान के बेलें चढ़ी हुई बतलाना प्रतिमा पर, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के ऊपर सर्प के फन लगे रहना, ये भूत नैगम नय के ही तो प्रयोग हैं। अन्यथा अरहंतों के सर पर सर्प का, धर्मेंद्र पद्मावती का क्या लेना देना है? लेकिन उनके वो चित्र, उनकी वो प्रतिमाएं उन भूतकालीन घटनाओं की तरफ हमारा चित्त, हमारा उपयोग, हमारा ध्यान आकर्षित करती है। देखिए, मैं इस प्रकरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। आप देखिए पृष्ठ संख्या 331, 331। यहीं से पढ़ना है ना अपने को, 4 नंबर पैराग्राफ से।
प्रश्न है, भावी संज्ञा में तो आगे उपकार आदि हो सकते हैं, पर नैगम नय में तो केवल कल्पना ही कल्पना है। अतः यह समव्यवहार के अनुपयुक्त है। देखो, शंकाकार की शंका है इस प्रकार की, या आप ये जो बात कह रहे हो यह बात कुछ हमारे को जच नहीं रही है। किसी ने पूछा कि क्यों नहीं जच रही है भाई, ये तो बताओ। तो स्पष्ट शब्दों में जवाब दे दिया, भैया इसलिए नहीं जच रही है हमारे को क्योंकि आप भविष्य की कल्पना की बातें करते हो, सिर्फ काल्पनिक बातें करते हो आप। इन काल्पनिक बातों में क्या दम है? इन काल्पनिक बातों में सच्चाई क्या है? कुछ भी तो सच्चाई नहीं है। इनका आधार क्या है? मैं कहने का अभिप्राय ये है कि इन काल्पनिक बातों का कोई भी आधार न होने के कारण ये सभी काल्पनिक बातें नैगम नय की सीमा में नहीं आनी चाहिए, या इस प्रकार की बातों से क्या व्यवहार चलने वाला है, ये अनुपयुक्त है, ऐसा शंकाकार का कहना है। भावी होगा वो करेंगे, भावी संज्ञा, उसमें तो चलो आशा है, उम्मीद है कि काम होगा, होना है, भविष्य में होगा, होने वाला है, करेंगे, ये सब बातें झलकती है। लेकिन ये तो जिस नैगम नय की आप बात कर रहे हो, इसमें तो सिर्फ ये कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाना चाहिए। अब आपकी इस कल्पना से क्या होगा? आपकी कल्पना क्या मायने रखने वाली है? इस कल्पना से क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? कुछ भी तो फर्क नहीं होगा इससे, कुछ भी तो प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। देखिए, उत्तर में क्या कहते हैं, नयों के विषय के प्रकरण में यह आवश्यक नहीं है कि उपकार या उपयोगिता का विचार किया जाए। यहाँ तो केवल उनका विषय बताना है। फिर संकल्प के अनुसार निष्पन्न वस्तु से आगे भी संभावना भी है ही। देखो आप, संकल्प के अनुसार निष्पन्न वस्तु से, संकल्प के अनुसार जो बात कही गई है उससे भविष्य में भी ऐसी संभावना तो है ही ना कि आगे इस तरह का काम होगा। पूरी कल्पना ही तो नहीं है। देखिए, मैं आपको इस नैगम नय के संदर्भ में स्पष्ट रूप से यह बात कह देना चाहता हूँ कि भविष्य में काम होगा या नहीं होगा, इससे नैगम नय को कोई फर्क नहीं पड़ता। और भैया आ गए क्या? रिंकू, मैं हूँ रिंकू। नैगम नय से इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि काम होगा या नहीं होगा। काम नहीं हो तो भी और काम होवे तो भी नैगम नय तो सिर्फ संकल्प को ग्रहण कर रहा है भाई। नैगम नय तो सिर्फ इस बात के आधार पर विषय कर रहा है कि हमने इस कार्य को करने का संकल्प लिया है। किसी व्यक्ति ने निर्णय, अच्छा वहाँ ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, आप जाएंगे? कि हाँ बिल्कुल जाएंगे। कि कब होगा कार्यक्रम? कि 4 महीने बाद है, 6 महीने बाद है। तो आपने जो अभी आज की तारीख में कथन किया है, मैं आपसे पूछता हूँ किस साल किया है कि हम जाएंगे, हम जा रहे हैं, ऐसा तक कह देते हैं लोग। आप आ रहे हैं वहाँ? कि हाँ बिल्कुल जा रहे हैं, आ रहे हैं, पहुँचेंगे, हम जाएंगे। ये जो कथन है, ये कथन कई महीनों पहले कर दिए आपने। कोई टिकट नहीं हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं हुई है, जाने की व्यवस्था नहीं हुई है, सिर्फ संकल्प के आधार पर ऐसा प्रतिपादन किया गया है। हमने जो एक संकल्प किया ना इस तरह का कि हाँ हमें जाना है, बस नैगम नय ने कह दिया, हो गया काम। होना कि नहीं होना वो अलग बात है। इसको पता है कल्पना लोक में विचरण करने वाला नय भी कहा जाता है इस नैगम नय को। ये नैगम नय ऐसा है जो काल्पनिक बात भी करता है, कल्पना लोक में विचरण करने की बात भी करता है। माने भविष्य संबंधी योजनाएं, ये ऐसा होगा, जो स्वप्न देखे जाते हैं
ज्ञानियों के माध्यम से, शिविरों के आयोजनों के, किसी तीर्थ क्षेत्र के, किसी के निर्माण के, मंदिर के, किसी प्रकार की इस तरह की योजनाएं बनाई हैं कि जो कुछ भी स्वप्न किसी व्यक्ति के माध्यम से देखे गए हैं भविष्य के संदर्भ में, किसी ज्ञानियों के माध्यम से भी ये योजनाएं कितनी साकार हो पाएंगी, कितनी हूबहू अवतरित हो पाएंगी इस धरातल पर, ये अलग मैटर है। वर्तमान के संकल्प जो है वे असत्य नहीं है। उन्होंने जो कह दिया था फिर भी वे नहीं आए, कितना झूठ बोलते हैं भाई। बात झूठ बोलने की नहीं चल रही है, बात यदि उनके प्रतिपादन करते समय, कहते समय ही हृदय में मायाचारी होती तब तो झूठ कह देते हम, लेकिन कहते समय तो हृदय की पवित्रता थी, जाने का भाव था। फिर परिस्थितियां बदल गई और परिस्थितियां बदलने से मनस्थिति बदल गई, फिर नहीं जा सके। कोई बात नहीं, नहीं ख्याल में आई बात। संकल्प के अनुसार बात को विषय करता है, वो नैगम नय है। पिछली क्लास में हमने इसके संदर्भ में शायद कुछ उदाहरणों की भी चर्चा की थी और मैंने बतलाया था कि इसके संदर्भ में आप बहुत सारे उदाहरण अपने वर्तमान जीवन से संबंधित लागू करके देख सकते हैं, नैगम नय से रिलेटेड। जब जब हम इस तरह के आगमों में देखेंगे तो आगम में भी मिलेंगे, और वर्तमान अपने लाइफ में देखेंगे तो लाइफ में भी मिलेंगे, किसी के भी जीवन में मिलेंगे। जब भी हम कोई कथन करते हैं, भविष्य संबंधी कथन हो, वर्तमान में संपन्न कहा जा रहा हो, समझ लेना है नैगम नय से किया गया कथन। घर से बाहर निकले हम एयरपोर्ट पर जाने के लिए, रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के लिए, हमें वहां से निकल करके आना है किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे देश में। अमेरिका से निकले और किसी एयरपोर्ट से आपको वहां से उड़ान भरनी है और कहाँ आना है कि इंडिया आना है, और अभी घर से निकले हुए आधा घंटा हो गया और घर पर लैंडलाइन पर किसी का फोन बजता है और पूछा कि कहाँ गए, तो क्या जवाब मिलेगा? गए वो तो इंडिया। बोलिए आप, यदि वो व्यक्ति आधे घंटे के दरमियान यदि उन्हें कहीं सिटी में ही देख लेवे तो क्या समझेगा कि कितना झूठ बोलते हैं। देखो, वो तो कह रहे थे कि वो इंडिया गए हुए हैं और ये तो यहीं थे। अब जिस व्यक्ति ने बात कही है वो सच बोले हैं कि झूठ बोले हैं? बोले तो सच है ना। कैसा लगता है? झूठ बोल रहे हैं, झूठा होगा कथन। अपेक्षाएं न समझने से अनेक प्रकार के झगड़े खड़े हो जाते हैं। दुनिया में जितने झगड़े दिखाई देते हैं, आपस में, घर में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में, भाई भाई में, जितने झगड़े और विवाद होते हैं, उन सब विवादों के पीछे यदि कोई कारण है तो वो कारण है नासमझी। नासमझी का झगड़ा है बस। समझ ले तो कोई झगड़ा ही नहीं। समझ लेने में क्या झगड़ा है? समझ लेने में कहाँ कोई गड़बड़ी है? समझ लो आप एक बार बात, बस सब क्लियर हुई। देखिए, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, इस विषय को और आगे बढ़ाता हूँ मैं। मतलब नैगम नय की चर्चा यहीं तक है। अब बात चालू होगी यहाँ से संग्रह नय के संदर्भ में। ये 7 प्रकार के नय हैं। इन 7 नयों में नैगम नय का विषय क्षेत्र सबसे बड़ा है। नैगम नय से छोटा क्षेत्र है संग्रह नय का। संग्रह से और सूक्ष्म हो जाता है व्यवहार नय, व्यवहार से और सूक्ष्म हो जाता है ऋजु सूत्र। फिर शब्द समविरूढ़ और एवं भूत नय और अधिक सूक्ष्म है। माने नैगम नय से लेकर एवं भूत नय तक सभी नय उत्तर 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 सूक्ष्मता में जाने वाले नय हैं। क्रमशः बढ़ते हुए सूक्ष्मता की तरफ ले जाते हैं हमारे को। विषय की दृष्टि से भी सूक्ष्मता है। नैगम नय का विषय सत और असत पदार्थित है। माने कल्पनाएं भी नैगम नय की विषय थी। ऐसी कल्पनाएं और ऐसी काल्पनिक बातें जिनके सच्चाई के बारे में अभी कुछ ठिकाना नहीं है।
अरे धवला में तो एक स्थान पर ऐसा प्रयोग कर दिया कि एक व्यक्ति को कुछ पापी जीवों की संगति में देखा और धवलाकार वीरसेन स्वामी ने कह दिया, अरे ये तो नारकी है। क्या कह दिया? ये तो नारकी है। किसके बारे में? जो व्यक्ति अभी यहाँ मनुष्य गति का है उस व्यक्ति को नारकी कह देना। ये आचार्य देव ने कहा है, नहीं तो हम कहते तो आप कह देते। कैसी बात कर रहे हो? इस व्यक्ति की मनुष्य गति, मनुष्य नाम कर्म का उदय चल रहा है, ये यहाँ सहनी पंचेंद्री साफ साफ यहाँ मनुष्य दिखाई दे रहा है, हाथ पांव नाक कान वाला औदारिक शरीर वाला। आप इसे नारकी कैसे कह सकते हैं? नारकी कोई औदारिक शरीर वाले होते? हम कहते हैं हाँ हाँ सही बात है, नारकी तो होते। अरे भाई साहब, भविष्य का नारकी है, इसलिए वर्तमान में नारकी कह दिया। किसी व्यक्ति को गधा कह देना है, ऐसे जो प्रयोग करते हैं अपन। त्रियंश है, ये तो मूढ़ है, तो ढोर है, तो पशु है, तो देखो पशुओं जैसे चरता है, ऐसा लगता है जिससे खाने को नहीं मिलता हो। तो कुछ ना कुछ लक्षण देखा, कुछ प्रवृत्ति देखी, कुछ ऐसा अनुभव किया कि शायद त्रियंश गति में चले जाएंगे, या कुछ ऐसा अनुभव करने में आया कि त्रियंश गति से आए होंगे। तो भूत नैगम्य की अपेक्षा से बात करें तो पिछले भवों की अपेक्षा से बात की जा सकती है। भावी नैगम्य की अपेक्षा से बात करें तो भविष्य में कहाँ जाने वाले हैं, इस अपेक्षा से बात हो सकती है। दोनों प्रकार की बातें इसके अंतर्गत लागू हो जाती है। और हम जब इंद्रभूति को गौतम कह देते हैं, इंद्रभूति को जब गणधर कह देते हैं, तो वो भूत नैगम्य का ही प्रयोग होता है। राजा श्रेणी को पहले तीर्थंकर कह देना, भविष्यकालीन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित होना। आज यदि हमारे को भावी 24 की कहीं प्रतिमाएं मिलती हैं जहाँ भविष्यकालीन 24 की प्रतिमाएं विराजमान हैं, तो क्या हम उन्हें नमस्कार नहीं करते? वर्तमान में तो उनमें से बहुत से नरक में हैं, बहुत से स्वर्ग में हैं, न मालूम कहाँ कहाँ होंगे। हो सकता है उस भविष्यकालीन 24 में से अनेक लोग निगोद अवस्था में हो। वर्तमान में अभी हम लोग अर्घ नहीं चढ़ाते उनको, भावी 24 को। कभी कभी कैसा होता है, जब हम भविष्यकालीन सिद्धों को अर्घ चढ़ाते हैं तो क्या हमारा अर्घ अपने आप को नहीं चढ़ता होगा? हम अपने आप को भी अर्घ चढ़ाते हैं बोलो। अभी यदि मैं आपसे पूछता, आपने कभी अपने आप के लिए अर्घ चढ़ाया? तो कहेंगे कैसी बात कर रहे हो, हम अपने आप के लिए अर्घ कैसे चढ़ाएंगे? अपने आप के लिए भी भला कोई अर्घ चढ़ाता है? अरे भाई, भावी नैगम्य से हम भी तो सिद्ध हैं। हम भी बनेंगे भगवान, चलो रे जिनालय में। बोल, हम भी बनेंगे भगवान। भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भक्त नहीं बने रहेंगे, हम भी भगवान बनेंगे। बनेंगे क्या, बन गए, भगवान ही हैं हम। देखिए, गुरुदेव जो अपने आप को भगवान प्रतिपादित करते थे, वो भावी नैगम्य से नहीं, वो द्रव्य दृष्टि से, स्वभाव से। बधा भगवान छो, सभी भगवान हैं, भगवान बन जाओ, भगवान बन जाएंगे। स्वभाव से हम सब परमात्मा हैं और पर्याय में हम सभी परमात्मा बन जाएंगे, बनेंगे। ठीक है, ऐसा ही स्वरूप है हमारा। हम क्यों नहीं बनेंगे परमात्मा? बनना ही है हमारे को परमात्मा। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा परमात्मा? तो दृढ़ता जिसके हृदय में होती है, वो भविष्यकालीन बातों को वर्तमान में ही वैसा अनुभव करता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने आप को सिद्ध ही अनुभव करता है, मैं सिद्ध हूँ। मनराज अपने आप को चलते फिरते सिद्ध ही अनुभव करते हैं। हम सिद्ध बनेंगे नहीं, हम सिद्ध ही हैं। अंदर में बल है इस प्रकार का, श्रद्धा का बल, इस प्रकार की बात निकलती है। श्रद्धा के बल से अंतरंग की दृढ़ता इतनी है। परिस्थितियां बाहर में कैसी भी हो, लेकिन वो भी दिखाई दे रही है, आगे वाली परिस्थिति भी। अब क्या बचा है, हो गया, आ गया,
ऐसा नहीं बोल देते हैं, आधे से ज़्यादा काम हो गया तो अरे आ गए आप तो। आप बहुत दूर से कहीं सफ़र करते हुए 2-4 हज़ार मील से आप सफ़र करते हुए यदि कहीं आ रहे हैं और यदि मान लीजिए 100 मील की भी दूरी बची है और आपके मुख से ऐसा निकल गया अरे राम कब आएगा, तो बहुत दूर है, तो पास वाला व्यक्ति अरे आ गए आप तो, आप कहाँ हैं, आ गया। शिखर जी की वंदना करते समय, बोलिए गिरनार जी शिखर जी की वंदना करते समय लोग इस तरह की बातें करते हुए आपको बहुत मिल जाएंगे, चाहे वो चढ़ते समय समझिए चाहे उतरते समय समझिए। की होगी आप लोगों ने अनेक बार शिखर जी की वंदना। चढ़ते समय भी आप चढ़ते 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 जब आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं अभी और कितना है, वो कहते हैं आ गया आप तो, आ गया, ये आ गया, यही है बस। अब फिर चलो तो ऐसे लगता है अभी तो रास्ता ही खत्म नहीं हो रहा है, उतरते समय भी ऐसे ही लगता है। जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा है आ गया, कौन से नए से कहा है? ये भावी निगम नए के प्रयोग हैं। संकल्प कोई तो विषय कर रहा है वो, इसमें कहाँ झूठ है। तीर्थंकर अब आप ऐसा भी कह सकते हैं, बहुत सारी बातें लोगों को ऐसी शंका भी लग सकती है कि साहब इनमें क्या नहीं, तो बातें हमारे को जच नहीं रही है, ऐसी कल्पना लोग क्यों उड़ाने, झूठी बातें, काल्पनिक बातें जिनकी सच्चाई का कुछ ठिकाना नहीं है। किसी ने कोई सपना देखा और स्वप्न आ गया और वो उसको सच्चा मानेंगे क्या? कोई वैसा कोई काम होता है क्या? लोग कहते हैं कि साहब हमने एक सपना देखा है कि ऐसा बनाएंगे हम, एक आशियाना ऐसा हो, ऐसा ताजमहल बनाने का सपना देखा होगा शाहजहां ने। तो ताजमहल बनाने का सपना देखा तभी तो ताजमहल बन सका। यदि सपनों में ही न होता तो ताजमहल बनता कैसे? कोई भी चीज धरातल पर अवतरित होने के पहले कागज पे बनती है, और कागज पे बनने के पहले किसी न किसी के माइंड में बनती है, दिमाग में बनती है, तभी वो कागज पे उतर पाती है। और कागज पर जब तक उसका नक्शा न बने तब तक वो धरती पे बनती नहीं है। तो 3 बातें हो गई यहाँ सामने, एक अर्थात्मक, एक शब्दात्मक और एक ज्ञानात्मक। ज्ञान में जो आकृति बन गई थी उसका नाम ज्ञानात्मक आकृति था, वो ज्ञानात्मक वस्तु थी। वो दुनिया, ज्ञान में बनने वाला जगत ज्ञानात्मक जगत है। और जब वहां से ज्ञान से निकलकर वो चीज कागज के ऊपर आ जाती है तो फिर वो ज्ञानात्मक नहीं रह करके शब्दात्मक हो जाती है, प्रतीकात्मक हो जाती है। उसे शब्द कहेंगे हम। शब्द भी भाषा ही है ना। शब्द कई तरह के होते हैं ना। ये तो आकार आदि अक्षर तो अभी चलने लगे हैं। पहले तो आप यदि मोहनजोदड़ो हड़प्पा आदि संस्कृति में जाकर के देखेंगे, 4000-6000 वर्ष पुरानी जो संस्कृतियां निकली हैं उनमें ये पद्धति अलग प्रकार की चलती थी। सिंबॉलिक पद्धति चलती थी लेखन पद्धति में। मतलब यदि उनको किसी चीज को इंडिकेट करना है तो उसका चित्र खींच देते थे, बना देते थे, और उस चीज से पहचाने जाते थे कि ये इस चीज के लिए लिखा है, यहाँ ऐसी बात लिखी गई है। वो भी लिखित शब्दों के अंतर्गत है। और उनको विषय करने वाले जो नए हैं वो शब्द नए कहलाते हैं, वे शब्दात्मक वस्तु हैं। फिर उसके पश्चात वो चीज जब बन जाती है तो वो अर्थात्मक हो जाती है। मेरा तो सिर्फ इस पूरे प्रकरण के संदर्भ में यही कहना है कि अर्थात्मक जगत में कोई भी कार्य क्रियाकलाप होने के पहले वो ज्ञानात्मक जगत में जरूर आते हैं। इसलिए ज्ञानात्मक जगत की बातों को ज्ञानात्मक के रूप में स्वीकार करने वाला नैगम नए है, उसे उस लेवल तक ही स्वीकार करें, ज्ञानात्मक के लेवल तक, तब तक वो नैगम नए है। ठीक है ना। अब ज्ञानात्मक से आगे बढ़ करके जब हम उस चीज के बारे में बात करेंगे तो फिर वो नैगम नए की हो सकता है मर्यादा के बाहर निकल जाए। चक्रवर्ती को आने वाले स्वप्न, भरत चक्रवर्ती को आने वाले, चंद्रगुप्त को आने वाले 16 स्वप्न, बाल तीर्थंकर की माता को आने वाले स्वप्न, ये कुछ काल्पनिक नहीं है, ये सब सत्य हैं। वास्तव में ऐसा ही है, लेकिन सत्य हैं, लेकिन स्वप्न मात्र में सत्य हैं। ऐसा कुछ वस्तु जगत में घटित नहीं होता।
जैसे मान लीजिए 16 स्वप्न देखने के बाद में मुख में वृषभ को प्रवेश करते हुए देखा, तो ऐसा कोई वस्तु जगत में भी होता है क्या कि मुख में वृषभ बैल प्रवेश करेगा? नहीं होता है ऐसा। तो फिर सच है कि स्वप्न स्वप्न की अपेक्षा से सच है। अब चूंकि इस नैगम नय के विषय दो प्रकार के हैं, सत और असत। सत माने अर्थात्मक जगत और असत माने कल्पना जगत। इनमें से सिर्फ सत अर्थात अर्थात्मक जगत को विषय करने वाला एक नय है, जिस नय का नाम है संग्रह नय। संग्रहित करके देखता है, इकट्ठा करके देखता है, एकत्रित करके देखता है पदार्थों को। इसके माध्यम से जगत के सारे पदार्थ इकट्ठे कर लिए जाते हैं, एकत्रित कर लिए जाते हैं। किस तरह से एकत्रित किए जाएंगे, क्यों एकत्रित किए जाएंगे, उनकी क्या वजह है, यदि ये संग्रह न हो तो क्या होगा, बहुत सारी बातें हमारे दिलो दिमाग में रहती हैं। लेकिन क्योंकि इसका नाम ही है संग्रह, तो संग्रहित करे, इकट्ठा करे, एकत्रित करे, उसका नाम है संग्रह। और ऐसे दृष्टिकोण का नाम है नय। नए दृष्टिकोण का नाम है नए। अपेक्षा है। कैसी अपेक्षा, किस प्रकार की अपेक्षा है नए? देखने की, देखने का दृष्टिकोण। आप उसे कैसे देख रहे हैं? अब इसके बहुत सारे विषय, मतलब आप समझ लीजिए, यदि संग्रह न हो तो किसी वस्तु को इकट्ठा करके कहना संभव नहीं होगा। फिर हर वस्तु के लिए एक इंडिविजुअल शब्द का प्रयोग किया जाएगा, हर इकाई के लिए पृथक शब्द का प्रयोग होगा। फिर हम ये नहीं कह सकेंगे कि ये राजवार्तिक है, क्योंकि राजवार्तिक कहने पर तो दुनिया में तीन लोक में, या समझिए आप हमारे जिन मंदिर, साहित्यागार, लाइब्रेरी, जहाँ जहाँ जो जो राजवार्तिक है, ये सारे के सारे राजवार्तिक गर्भित हो जाएंगे। संग्रहने का विषय राजवार्तिक कहना, ये क्या चल रहा है राजवार्तिक। अब राजवार्तिक कह दिया कोई, ऐसा है। माने जब हम ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे, हमने कहा टेलीफोन, हमने कहा मोबाइल, हमने कहा टेलीविज़न, हमने कहा पुस्तक, ये सब संग्रहने के विषय, क्योंकि पुस्तक कहते ही जगत की सारी पुस्तकें उसमें गर्भित हो गई। हमने कहा पेन, अब इसमें इस प्रकार का भेद नहीं डाला हमने। हमने कहा भैया पेन चाहिए, तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि पेन चाहिए आपको, तो काले रंग का कि नीले रंग का? हमको तो सिंपल पेन चाहिए। पेंसिल हो तो वो दे दो। तो 2 लाइन एक टेलीफोन नंबर लिखना था, इसलिए मांगा था हमने। तो नहीं, पेंसिल तो है हमारे पास में, लेकिन छोटी चाहिए बड़ी चाहिए, ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने देखो, संग्रह नए जब कॉमन बात करता है, संग्रहित करके किसी विषय का प्रतिपादन करता है, तो फिर उससे वो भेद बर्दाश्त नहीं होते, वो भेदों की चर्चा नहीं करता। भेद की चर्चा करने वाला एक अलग दृष्टिकोण है। उस दृष्टिकोण को जनागम्य और नयों की भाषा में व्यवहार नए शब्द से संबोधित किया गया है, वो अलग है। उसे व्यवहार नए कह करके पुकारा है। ख्याल में आ रही है बात? माने इकट्ठा करना संग्रहने का काम है, और विभाजित कर देना, तोड़ देना, टुकड़े कर देना, ये व्यवहारने का काम है। व्यवहार ने भेद करने का काम करता है, और संग्रह ने अभेद करने का काम करता है। यहाँ संग्रह व्यवहार वाला व्यवहार अलग है, निश्चय व्यवहार वाला व्यवहार अलग है। शब्द दोनों के एक समान है, लेकिन दोनों का अर्थ और भाव भिन्न भिन्न है। तो बात चल रही है संग्रह के संदर्भ में। एक पैराग्राफ पढ़ता हूं, इसका 5 नंबर का पैराग्राफ देखिए आप, पेज नंबर 331 पर। अनुगताकार बुद्धि और अनुगत शब्द प्रयोग का विषयभूत सादृश्य अनुगताकार, अनुगत मतलब के पीछे, वैसी बुद्धि, और अनुगत शब्द मतलब एक जैसे की चर्चा है, ये समानता जिनमें हो, ऐसे शब्द, ऐसी बुद्धि का प्रयोग किसमें किया जाए? सादृश्य या स्वरूप जाति,
अनुगताकार बुद्धि और अनुगत शब्द प्रयोग का विषयभूत सादृश्य स्वरूप जाति है। चेतन की जाति चेतनत्व और अचेतन की जाति अचेतनत्व है। अतः अपने अविरोधी, देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं इसके संग्रहण के संदर्भ में, अपने अविरोधी सामान्य के द्वारा उन पदार्थों का संग्रह करने वाला संग्रह नय है। माने संग्रह ने संग्रहित करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब पदार्थों को मिला देता हो, एक में कर देता हो, ऐसा नहीं है। तो संग्रह ने काम किया, जैसे देखिए दाल और चावलों को इकट्ठा करके मिला दिया हमने, अब दाल और चावल मिल गए तो मिक्स हो गए नहीं, ये संग्रहने का विषय नहीं। संग्रहने का विषय क्या है, अब ये जो दाल और चावल मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, इनमें से दाल को एक जगह पर संग्रहित कर लो और चावल को सबको जो बिखरे हुए हैं, अलग अलग हैं, विभाजित हैं, उन सबको एक जगह पर संग्रहित कर लो। समान जाति के आधार पर, समान विशेषता के आधार पर किसी एक क्वालिटी को देख करके उन सब पदार्थों को किसी एक शब्द के माध्यम से वाच्य बना लेना, वो संग्रहने का काम है। किसी भी एक शब्द के माध्यम से आप ये सोचिए, यदि संग्रह सूचक शब्द ही नहीं रहेंगे, ये इकट्ठा किए, हम किसी को मनुष्य नहीं कह सकते। रमेश, सुरेश, महेश आदि तो सब होंगे, लेकिन मनुष्य कोई नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य तो जातिवाचक संज्ञा है जो सब जीवों में लागू होती है। हम आपसे पूछते हैं, मनुष्य नाम का कोई मनुष्य है? मनुष्य नाम का मनुष्य थोड़ी नहीं होता। मनुष्य क्या है? ये मनुष्य क्या चीज है? रमेश मनुष्य है कि सुरेश मनुष्य है कि गणेश मनुष्य है, भावेश मनुष्य है कि जीवेश मनुष्य है? कौन है मनुष्य? कह नहीं सकते हम। कोई डॉक्टर है वो मनुष्य है कि नहीं? इंजीनियर है वो मनुष्य है कि नहीं? वकील है वो मनुष्य है कि नहीं? तो आखिर मनुष्य का मतलब क्या है? मनुष्य कह करके कहना क्या चाहते हैं? अरे मनुष्य संग्रहने का विषय है, जिसके अंदर डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, चाहे स्टूडेंट हो, सब मनुष्य दुनिया के शामिल हो जाते हैं, उसका नाम मनुष्य। ये संग्रहने का विषय। हमने कहा कि यहाँ मनुष्यों की एंट्री है। फिर पूछे साहब डॉक्टर्स की एंट्री है? कह दिया मनुष्यों की एंट्री है। जो चार्टेड अकाउंटेंट है, बोलो क्या बात करते हो यार, कैसे बोल रहे हो आप? चार्टेड अकाउंटेंट मनुष्य नहीं होते हैं क्या? होते तो हैं। मनुष्य होते हैं तो मनुष्यों की एंट्री कह दिया तो वो अपने आप ही गर्वित हो गए ना। वो अलग से कहने की क्या जरूरत है? अलग से बात करने की क्या जरूरत है? इंडिविजुअल कहने की जरूरत नहीं है, अलग से बोलने की जरूरत नहीं है उसके बारे में। इसी तरह से जीव कहने पर तीन लोग के सब जीव शामिल हो गए। हमने एक पंक्ति पढ़ी, सर्व जीव छे सिद्ध सम। हमने लाइन पढ़ी ऐसी, सब जीव सिद्धों के समान है। फिर कहा साहब ये चींटियां, मक्खी, मच्छर भी? कि हाँ। फिर आप कीड़े मकोड़े भी? कि हाँ। कहा अच्छा, गधा भी सिद्धों के समान? तो मेरे को एक बात बताओ, जब हमने कहते सभी जीव सिद्धों के समान है, तो जीव का मतलब क्या होता है? गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, चींटी, कीड़े मकोड़े, सब मनुष्य, तेज देव, सब शामिल हो गए ना उसमें। सबका सब सिद्ध। जीव मात्र मतलब जीव शब्द ऐसा है, संग्रहने का विषयभूत शब्द है, जिसके अंदर बहुत सारे उसके विभाजन हो सकते हैं। सारे विभाजनों को न देखते हुए किसी एक समान विशेषता के आधार पर उन सभी को एक ही शब्द के माध्यम से संबोधित कर दिया गया। और वो समान जो विशेषता थी, जातिगत विशेषता, उस विशेषता का नाम था जीव द्रव्य, जीव तत्व, जो आप नाम। लेकिन समान जातिगत विशेषताओं के आधार पर उनमें समानता देखना, संग्रहित करना, ये संग्रहने का काम है। समझ में आया हो तो बोलिए आप। क्लियर है सब बात? किसे कहेंगे हम? संग्रहने का ऐसे ऐसे प्रयोग मिलते हैं साहब। मैं तो कई बार कहता हूँ, पहले शायद आप लोगों ने कभी मेरे मुंह से सुनी होगी बात, गधे घोड़े भी हमारी जाति के हैं।
सुअर गधे ऐसा लगा हुआ, शूकर गधे भी हमारी जाति के हैं। कैसा लगता है? वो हमारी जाति के, बोलो बुरा लगता है? अभी इतना ही नहीं, अभी इस बात को थोड़ा सा यदि मैं बदल करके कहूँ तो बात थोड़ी सी और अटपटी लगती है कि हम लोग सुअर गधे की जाति के हैं। कैसा लगेगा? सुअर गधे हमारी जाति के हैं कि हम सुअर गधों की जाति के हैं, बात तो एक ही है ना। क्या फर्क पड़ गया उनमें? कैसे हैं साहब? ऐसा कहने से थोड़ी ना काम चलेगा। अरे भाई दोनों सैनी पंचेंद्रिय, सुअर भी सैनी पंचेंद्रिय है, गधा भी सैनी पंचेंद्रिय है, सब सैनी पंचेंद्रिय है ना। उमा स्वामी आचार्य ने 5 जातियों की बात कही थी। 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति। अब हम आपसे पूछते हैं गधा कौन सी जाति का है? 5 इंद्रिय जाति। और हम कौन सी जाति के हैं? सैनी पंचेंद्रिय जाति। ठीक है ना। अरे अभी तो देखो आप, इन त्रियंचों को और अपने को एक समान जाति का कहने में हमारे को थोड़ा सा संकोच सा लग रहा है। आचार्यों ने तो इससे भी 2 कदम और आगे बढ़ के भी बात कह दी है। आचार्यों ने तो यहाँ तक की चर्चाएं कह दी है। अरे क्या बात कर रहे हो आप? ये पेन और मैं एक ही हूँ, ये मोबाइल और मैं एक ही हूँ, ये पुस्तक और मैं, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों समान हैं, अनंत गुण संपन्न है। पुस्तक पेन मोबाइल आदि ये मैं और ये एक ही, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कि साहब ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। आप संग्रह नय का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं कुछ भी। बात संग्रह नय की चल रही है तो आप उसे संग्रह तक ही स्वीकार करें, इकट्ठा करने तक स्वीकार करें। देखिए आप कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, कैसे एकत्रित किया जा सकता है कि देखो आप कॉमन विशेषता क्या है जो मुझ में भी हो और किताब में भी हो। ऐसी कॉमन बात को तलाशिए तो आप महसूस करेंगे सत्य, अस्तित्व, ये कुछ ऐसी जातियां हैं, अस्तित्व, सत्य आदि, जिन जातियों के आधार पर सारे जगत के पदार्थ एक मंच पर बैठ सकते हैं। बोलो 6 गुण से ना, अस्तित्व, द्रव्यत्व। हाँ, सामान्य गुण भी, सामान्य गुणों के आधार पर भी कहा जा सकता है। सब में पाए जाते हैं, उसमें भी अस्तित्व, मुझ में भी अस्तित्व, वो भी आनंद गुण संपन्न, मैं भी आनंद गुण संपन्न हूँ, वो भी अपना कार्य करने में पूर्ण समर्थ है, मैं भी अपना कार्य करने में पूर्ण समर्थ हूँ। क्या फर्क रह गया उसमें और हमने? क्या अंतर है बताओ? कोई नहीं। सुनो मेरी बात, देखिए इतनी बात यदि आपके समझ में आ गई हो, कौन सी? जो इन्होंने चेतन की जाति चेतनत्व और अचेतन की जाति अचेतनत्व जो कह दिया है, ये चेतन और अचेतन 2 प्रकार की जातियों के अंदर पूरा का पूरा विभाजित कर दिया है। चेतन जाति के अंतर्गत सारे जीव शामिल होंगे और अचेतन जाति के अंतर्गत उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये लागू होंगे, ये सब शामिल होंगे उसी में। चलिए 5 नंबर पैराग्राफ की सिर्फ 3 पंक्तियां मैंने अभी तक यहाँ पढ़ी थी, आपके सामने मैं कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूँ। अभी इतनी बात क्लियर हो गई। चेतन की जाति चेतनत्व, चेतनत्व मतलब ज्ञानवान पना, ज्ञानमय पना, और अचेतनत्व किसकी जाति है? अचेतन की जाति होगी अचेतनत्व। अतः अपने अविरोधी सामान्य के द्वारा, अतः अपने अविरोधी सामान्य के द्वारा उन पदार्थों का संग्रह करने वाला संग्रह नय है। जैसे सत्य कहने से, वो इन्होंने खुद ने उदाहरण दे दिया, ये राजवार्तिककार ने। राजवार्तिककार आचार्य अकलंक देव स्वयं ही इस संदर्भ में
एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जैसे सत्य कहने से सत्ता संबंध के योग्य द्रव्य गुण कर्म आदि सभी सद व्यक्तियों का ग्रहण हो जाता है, अथवा द्रव्य कहने से द्रव्य व्यक्तियों का, क्या कहा, सत्य कहने से सभी सद व्यक्तियों का ग्रहण हो गया। सद व्यक्ति मतलब सत्य रूप से जिसका अस्तित्व है, या द्रव्य कहने से द्रव्य व्यक्तियों का। इस तरह संग्रह पर और अपर के भेद से अनेक प्रकार का होता है। संग्रह को दो प्रकार का भी आचार्यों ने प्रतिपादित किया है। एक को शुद्ध संग्रह ने नाम दिया है और दूसरे के लिए अशुद्ध संग्रह नए नाम का प्रयोग किया गया है। शुद्ध संग्रह हो या अशुद्ध संग्रह हो, दोनों ही प्रकार के संग्रह नए हैं तो आखिर संग्रह ही। एक महासत्ता को विषय करने वाला है, एक अवान्तर सत्ता को विषय करने वाला है। महासत्ता को विषय करने वाला संग्रह नय शुद्ध संग्रह नय है, महान संग्रह नय है, और अवान्तर सत्ता को ग्रहण करने वाला अशुद्ध संग्रह नय है। ठीक है ना। अभी अपनी ये बात सद व्यक्तियों का ग्रहण और द्रव्य से द्रव्य की व्यक्तियों का ग्रहण, यहाँ तक की बात हुई। इस तरह यह संग्रह पर और अपर के भेद से अनेक प्रकार का होता है। माने संग्रह न किस प्रकार का होता है, पर के भेद से और अपर के भेद से। पर और अपर, अपना पराया ऐसा भी कह सकते हैं, निजी और दूसरा, अपने में और दूसरे में, चेतनत्व लक्षण वाले और अचेतनत्व लक्षण वाले, ऐसे भेद हो सकते हैं ना। तो अब हमने कहा, अब जैसे बहुत सारे लोग पता है कि ऐसा प्रयोग करते हैं, अजीव बोलते हैं। हमने पूछे 6 द्रव्यों के नाम, तो जीव अजीव धर्म धर्म आकाश काल, गलत हो गया। ये क्या गलत हो गया कि अजीव शब्द संग्रहने का सूचक था। आपको ध्यान नहीं रही ये बात? तो कोई बात नहीं, नहीं ध्यान दी तो क्या हो गया, संग्रहने का सूचक था तो क्या फर्क पड़ेगा कि नहीं नहीं, आपके अजीव कहने के बाद में धर्म धर्म आकाश काल की जरूरत ही नहीं बचती, क्योंकि अजीव के अंदर जीव को छोड़कर 5 द्रव्य सहज में गर्भित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह संग्रह पर और अपर के भेद से अनेक प्रकार का होता है। जैसे अपन ने ये संग्रह के संदर्भ में सिर्फ अभी एक पैराग्राफ के संदर्भ में छोटी सी बात यहाँ की है। किसी को यदि इसके संदर्भ में कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे वाला पैराग्राफ काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। बोलिए। है कोई विषय चर्चा का, कोई शंका? नैगम और संग्रह इन दो व्यवहार नयों के संदर्भ में या 2 प्रकार के नयों के संदर्भ में हमारी यहाँ बात हुई है। नैगम नय अकेले संकल्प विकल्प कल्पनाएं नैगम नय का विषय, संग्रह नय का विषय संकल्प और कल्पनाएं नहीं, उनमें से जिसकी सत्ता है, जिसका अस्तित्व है, वो संग्रहने का विषय। संग्रहने का विषय सत्य जगत है। पंडित जी, दाल और चोखा वो साथ में वो बेगा है तो वो संग्रह नहीं बोलेंगे? क्या चीज? दाल और चावल। हाँ, वो साथ में तो वो संग्रह नहीं कहलाते? नहीं कहलाएगा। हाँ, नहीं कहलाएगा वो संग्रह नहीं। हाँ, तो सब जो चावल है वो डिफरेंट टाइप के, तो वो संग्रह नहीं में आएगा ना? हाँ, चावल यदि डिफरेंट टाइप के हैं, एकत्रित किए गए हैं, तो वो चावलों का संग्रह है। चलिए, और कोई बात?
निर्वाणी स्तुति बोलते। या वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक नु सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। Yeah.